अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चौथे चरण का मतदान कल सुबह से प्रारंभ हो रहा है। चौथा चरण अवध क्षेत्र है, रुहेलखंड का कुछ इलाका सम्मिलित है और बुंदेलखंड का भी इलाका सम्मिलित है। गंगा, यमुना और गोमती के मध्य बसा हुआ ये क्षेत्र राजनीतिक तौर पर बहुत ही उर्वरक है, फर्टाइल लैंड है। योगी सरकार के आधा दर्जन मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो रायबरेली में कांग्रेस की इज्जत भी इसी चरण में दांव पर है। बीजेपी का दावा है कि इस चरण में वो बाकी चरणों के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत है, तो विपक्ष के दावे भी इस क्षेत्र में मजबूत हैं, क्योंकि यहां 30% की शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी कुछ इशारा मायावती की तरफ भी कर रही है और रायबरेली में कांग्रेस बैठी हुई है। तो इस बार का चुनाव क्या बाइपोलर है इस चरण का, या फिर मल्टी कार्नर फाइट है? क्योंकि ये फेज बीजेपी के लिए बहुत डिसाइसिव है। इस फेज में अगर बीजेपी को बढ़त मिलती है तो वो उसको आगे काम आएगी, और अगर इस क्षेत्र में बीजेपी को कोई नुकसान होता है तो आगे आने वाले चरणों में इस नुकसान की भरपाई फिर बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए ये चरण बहुत ही महत्वपूर्ण है बाकी 3 चरणों की अपेक्षा। बहनों भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव हमें कई मायनों में बहुत कुछ सिखाता है, राजनीति में नए नए प्रयोग देता है। और कई बार ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई फेज के चुनाव कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संदेश छोड़ जाते हैं जो बाकी के चुनाव को भी प्रभावित करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? चौथे चरण की मतदान की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, उस वक्त उत्तर प्रदेश अपने निर्णय के किस मोड़ पर खड़ा है? क्या चाहता है उत्तर प्रदेश, और इस क्षेत्र के लोगों की जन आकांक्षाएं क्या हैं? क्या वो सरकार के 5 साल के कामकाज से खुश हैं, या फिर विपक्ष के वायदे और सौगात उन्हें रूलिंग पार्टी से ज्यादा पसंद है? अवध का यह इलाका, बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा और रुहेलखंड के कुछ जनपद इस क्षेत्र को भौगोलिक रूप से उथल पुथल कर देने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में 2017 में मजबूत नहीं बल्कि सीमेंटेड रही है। क्या बीजेपी वर्तमान हालात में अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में भी नुकसान होगा? विपक्ष के पास इस चरण में पाने के लिए क्या है? और दूसरी बात जो बेहद महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं? चूंकि यह भौगोलिक रूप से बिखरा हुआ एरिया है, पीलीभीत से होते हुए, लखीमपुर खीरी होते हुए, लखनऊ उन्नाव होते हुए, फतेहपुर की तरफ से बांदा की तरफ एंट्री करने वाला ये इलाका है। यानी गंगा भी है, गोमती भी है, केन का किनारा भी है, मंदाकिनी का किनारा भी है और गोमती भी है। मुद्दे क्या हैं इस क्षेत्र के? क्या जनता मुद्दों पर वोट करने वाली है, या फिर जनता आतंकवाद पर वोट करने वाली है? इस चरण में जनता के समक्ष वो कौन से मुद्दे विद्यमान हैं जो इस बार के चरण की राजनीति को प्रभावित करने वाले हैं? क्या आवारा पशुओं का कोई मुद्दा है? क्या महंगाई का कोई मुद्दा है? क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा है? कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या कोई मुद्दा है? इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इशू है? या फिर इस चरण में आतंकवाद कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? माफिया कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? बुलडोजर कोई बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि इस चरण से ही डिसाइड हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत पर नियंत्रण किसका है, मौजूदा सत्तारूढ़ दल का या फिर अपोजिशन का। इसलिए ये चरण बहुत और बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए जिनकी साख, जिनकी प्रतिष्ठा, जिनकी सत्ता, जिनकी राजनीति दांव पर है। और दांव पर छोटा मोटा नहीं है, बहुत कुछ दांव पर है। क्या कुछ दांव पर है? जनता क्या सोच रही है, मुद्दे क्या हैं, और वो कौन से लोग हैं जो इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं, और वो कौन से फैक्टर्स हैं जो जनता के बीच चौथे चरण में बहुत प्रचलित हैं। हम इस डिबेट के जरिए आज खुलकर चर्चा करेंगे
और जानने की कोशिश करेंगे कि चौथे चरण के वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं और चौथे चरण में कौन पहले से ज्यादा सीमेंटेड है। कुछ बयान सुनिए आप। दशकों दशक तक हमारे यहाँ गरीबी हटाओ के नाम पर, समाजवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ वोट बटोरे गए और बाद में धन लूटा गया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मरे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आती है, उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं होता है। 5 साल आपने खो दिए हैं, क्या आप 5 साल और खोना चाहते हो? समाजवादी सरकार बनेगी तो नौजवानों के लिए फौज में, पुलिस में और 11 लाख जो पद खाली हैं उसमें भर्ती निकालने का काम और नौकरी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। धर्म के नाम पर हमेशा यहाँ तनाव व नफरत आदि का वातावरण बना रहा है और देश में अपराध भी काफी ज्यादा बढ़े हैं। खासकर दलित, मुस्लिम व अन्य अकलियत व महिलाएं आदि भी इस सरकार में कतई भी सुरक्षित नहीं रहे हैं। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि चौथे चरण के मतदान को बस कुछ घंटे शेष हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से हीरो वाजपेयी मौजूद हैं, एसबीएसपी से पीयूष मिश्रा, धर्मवीर चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, डॉक्टर उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, हेमंत तिवारी जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और अरविंद यादव शिवपाल यादव की पार्टी के प्रवक्ता, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस चरण की डिबेट में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, ये चरण बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ ज़्यादा ही प्रतिष्ठा और उनके लिए ये चुनाव बड़ा डिसाइसिव है। आपको क्या आकलन है इस क्षेत्र के लिए, इस फेज के लिए, और बीजेपी अपने को इस इलाके में कहां पर खड़ा पाती है? देखिए, जितने चरण के चुनाव होकर आए हैं ब्रजेश जी, सभी में सभी पार्टियों की लड़ाई बीजेपी से मानी जा रही है और मुझे लगता है ये पार्टियां सब एक दूसरे के मुकाबले ज्यादा हैं और अपना मुख्य मुकाबला बीजेपी से मानती हैं। और मेरा भी यही मानना है कि सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े दल के रूप में हम ही हर फेज में लड़ते आए हैं और हम ही हर फेज में जीतते आ रहे हैं और चौथे चरण में भी हम ही सबसे ज्यादा सीटों पर सभी पार्टियां हमसे लड़ रही हैं। कहीं कोई हमारे मुकाबले है, कहीं कोई हमारे मुकाबले है, पर सभी सीटों पर जितने भी इस चरण में पूरी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी से विपक्ष की किसी ना किसी पार्टी का मुकाबला है। हम हर सीट पर पूरी जोरदारी से लड़ते आ रहे हैं और ये 10 मार्च को रिजल्ट बताएगा। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की मार्केट में अफवाहें, तमाम तरह की चीजें जो चल रही हैं, उसका अंत 10 मार्च को होगा। भारतीय जनता पार्टी पुनः वही आकार लेकर वापस आने वाली है जिस आकार में आज की डेट में है। आपके दावे के पीछे ठोस आधार क्या है? आपको क्यों लगता है कि जनता वही मैंडेट आपको देगी जो उसने 2017 में दिया? दावे के पीछे के आधार बताइए। उसका कारण है, हमारे पास एक स्पष्ट नेतृत्व है। योगी जी के रूप में 24/7 काम करने वाला नेतृत्व है जो कोरोना काल में भी घर में नहीं बैठा, जनता के बीच में गया जबकि स्वयं कोरोना पीड़ित था। हमारे पास एक नीति है प्रदेश को चलाने के लिए, हमारे पास एक पूरा सक्षम नेतृत्व है तमाम नेताओं का और हमारे पास नियत है काम करने की। हमने ग्राउंड तक जनता की योजनाएं पहुंचाई हैं। हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया जिसका नाम है लाभार्थी, जो कास्ट, क्रीड और रिलीजन से ऊपर है। इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है वो पुनः उसी। लेकिन अगर ये लाभार्थी वोट में कुछ 19-20 हुआ तो इस नुकसान की भरपाई कहां से कीजिएगा, ये जो दावा कर रहे हैं आप? देखिए, मैंने कहा था कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक जो लाभार्थियों का है ये गरीब तबके से आता था, ये भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक नहीं था। तभी हमने कहा हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है और वोट बैंक तो 100 में से 100 ही हो सकता है। तो जो हमने चंक दूसरों से लिया है, हमने जहां जनता तक योजनाएं पहुंचाई हैं, कमीशनबाजी खत्म किए, बिचौलिए खत्म किए, लोगों को राशन दिया, लोगों को सुविधाएं दी, मकान दिया, शौचालय दिया, बिजली दी, गैस दी, इन सब का लाभ भारतीय जनता पार्टी को जनता के आशीर्वाद के रूप में वापस मिलने जा रहा है। आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री चुनाव मैदान में हैं, लौट पाएंगे सदन में? जी,
लौटेंगे? देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें 10 मार्च को साफ होंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट दिया है, पूरी ताकत से पार्टी उसके पीछे खड़ी है, पूरी ताकत से हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता जनार्दन है, आशीर्वाद मांगने का काम राजनीतिक दलों का होता है। हमने काम किया, हम उनके सामने जा रहे हैं। यह अब निर्भर करता है जनता पर कि वो हमारे काम को स्वीकारती है या नकारती है। पर मुझे लगता है कि हमारा कोई भी मंत्री जो इस रण में है, हारने नहीं जा रहा है। जनता का आशीर्वाद मंत्रियों के साथ है। ओके, धर्मवीर चौधरी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। चौधरी जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप हीरो वाजपेयी को सुन रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ये कह रहे हैं कि 2017 से ज़्यादा ये सीमेंटेड हो गए हैं, इनके सब मंत्री चुनाव जीत रहे हैं और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इनकी बात सच है तो आपके हाथ कुछ नहीं लग रहा है फिर? ब्रजेश जी, मुझे इनकी बात पे हंसी आ रही है। और ये देखिए, जनरली 5 साल का कुशासन होता है 5 साल की सरकारों में, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार में 7 साल का कुशासन है ब्रजेश जी। और ये 7 साल का कुशासन मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। नोटबंदी इन्होंने की, जीएसटी लगाई, लॉकडाउन लगाया, ये जितने भी इनके निर्णय हुए, ये 5 साल का नहीं 7 साल का कुशासन जनता झेल रही है। और अब जनता को ये मौका मिला है। जनता ये जो दिल्ली से लेकर के और बाराबंकी, आपके जहां पर ये जीप से कुचल दिए गए थे, लखीमपुर खीरी तक, ये जनता और ये किसान कहीं तो 700 फुट गड्ढे में दफनाएंगे इस बीजेपी को किसान, और कहीं 400 फुट में दफनाएंगे। इनको दफना करके बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। क्योंकि इस प्रदेश में आज जो कुशासन बीजेपी का चल रहा है, ये नौजवानों को रोजगार देने में विफल रहे। आज टैनी नेम्ड एफआईआर में है, लेकिन प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा रहा है। और प्रधानमंत्री जी जो है वो वहां अहमदाबाद की कोर्ट के पीछे जाके छुप रहे हैं। और आज मैं प्रधानमंत्री जी की रैली को सुन रहा था ब्रजेश जी, जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, जैसे एक हताश निराश प्राणी होता है और उनको का जबरदस्ती किसी से भाषण कराया जाए, तो वो प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज थी। बीजेपी के बड़बोले प्रवक्ता टीवी की डिबेटों से भाग गए हैं। समाजवादी पार्टी के नहीं, बट वो तो इसके लिए ये तो ये मौजूद है, डिबेटों में नहीं आ रहे, कहां भागे? ये तो बैठे हुए हैं। अरे ये सी ग्रेड के डी ग्रेड के प्रवक्ता हैं। कैसी बात कर रहे हैं? संबित पात्रा, ही इज वन ऑफ द मोस्ट सीनियर। भाग गए छोड़ करके ना, ही इज मोस्ट भाग सीनियर। गए छोड़ करके, भाग गए छोड़ करके। सुन लीजिए अब हमारी बात। इनकी उम्र ज्यादा है, ये दिखते आपको यंग हैं। टीवी की डिबेट में समाजवादी पार्टी छोड़ के भाग चुकी है, क्योंकि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये जो गन्ना बेल्ट मेरठ गाजियाबाद से लेकर के और लखीमपुर खीरी तक जा रही है ना, ये कह रहे हैं किसान कि अखिलेश यादव ही तो है जिन्होंने हमारा भुगतान नहीं किया था हाईकोर्ट के आदेश के बाद में, और ये बीजेपी की सरकार उस केस को सुप्रीम कोर्ट ले गई। आज भी केन कमिश्नर को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस जारी हुआ पड़ा है। तो ये किसान बहुत बारीकी से देख रहा है, और ये दोनों पार्टियों को जनता देख रही है। ये दोनों पार्टियां आपस में मिली हुई हैं और कांग्रेस इनकी सहयोगी है। इनका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से है। तो आप अपने लिए कौन सी उम्मीद देख रहे हो? लेटेस्ट आप अपने लिए कौन सी उम्मीद देख रहे हो यूपी में? अमित शाह जी के एक लेटेस्ट वीडियो को देखिएगा, इंटरव्यू को ATN न्यूज उस पर दिया उन्होंने, न्यूज 18 पर। बहुजन समाज पार्टी ब्रजेश जी ना किसी जाति की बात करती, ना किसी धर्म की बात करती। हमने आपको अमित शाह जी से सर्टिफिकेट चाहिए कि आप अच्छा काम कर रहे हो? नहीं, ये इनकी अमित शाह जी की पार्टी के, अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं। ये इनकी हताशा बता रही है कि ये बीएसपी के आगे सरेंडर कर चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी के आगे नतमस्तक है जी। और जो है आपको मैं बता रहा हूं ब्रजेश जी, मैं आपको कागज पर लिख करके दे रहा हूं, जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने सामाजिक समरसता के रूप में, सामाजिक भाईचारे के रूप में टिकटों का वितरण किया है, और जो हमने 4 बार सरकार चलाई है,
वो आज ब्राह्मण समाज हमको याद कर रहा है, मुस्लिम समाज हमको याद कर रहा है, ओबीसी समाज के लोग, किसान Thank you. वर्ग के लोग, नौजवान, शुक्रिया बेरोजगार, आपका। सब मैं याद कर डिबेट रहे को आगे बढ़ाना और चाहता दोबारा हूं। से हम सत्ता में और लौटेंगे, स्पष्ट बहुमत की सरकार में लौटेंगे। गठबंधन के प्रवक्ता और पीएसपीएल के मुख्य प्रवक्ता और महासचिव अरविंद यादव मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने बीजेपी और बीएसपी इनके दोनों के दावे सुने। समाजवादी पार्टी और पीएसपीएल का जो गठबंधन है, आप अपने को इस फेज में कहाँ पे पाते हैं? देखिए, ये जो चरण का चुनाव होने जा रहा है, जिसका मैं गठबंधन के प्रवक्ता के नाते आपसे जी, जो कल वोटिंग होने जा रही है, ये सच है कि माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जयंत जी, सब लोगों ने मिल करके हम लोग लखनऊ तो इस चरण में पहुंच चुके हैं। कल जो मतदान होगा शाम तक हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं। आगे के चरण में आप देखिएगा, मतलब लखनऊ पहुंच गए, मतलब हाँ, हम लोग सरकार के करीब पहुंच गए हैं, सरकार बनाने के एकदम आंकड़े पास में आ गए हैं ब्रजेश जी। और आगे जब देखिएगा कि हम बाराबंकी, श्रावस्ती, गोंडा होते हुए गोरखपुर तक तो खदेड़ेंगे पहले इनको, और गोरखपुर के बाद हम बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हुए, मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेते हुए, और 10 मार्च को जो परिणाम आएगा वो सब लोग देखेंगे कि परिणाम क्या है। रास्ते में कोई मजार नहीं पड़ती? नहीं, देखिए, सच्चाई ये है ब्रजेश जी, हम सब जगह जाएंगे। हमारी आस्था जितनी हिंदुओं में है उतना ही मुसलमानों में। मैं ऐसे ही पूछा, इसमें कोई मतलब इरिटेट होने वाली बात। ब्रजेश जी, अच्छी तो बात ये लग रही है कि मैं लगातार देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रवक्ता जी हो या इनके कोई भी नेता हो, इन लोगों के चेहरे की मुस्कान तो वैसे ही चली गई है जिस तरीके से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का इन लोगों ने मुस्कान छीन लिया था। आज इन्हीं लोगों की मुस्कान चली गई है। दूसरी बात, मैं आता हूं विकास पे। जहां तक विकास का सवाल है, लखनऊ में कल वोटिंग है ब्रजेश जी, कल लखनऊ में वोटिंग है। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर 5 सालों में ये लोहिया हॉस्पिटल जैसा कोई हॉस्पिटल बनाए हो, कैंसर हॉस्पिटल जैसा कोई हॉस्पिटल बनाए हो, लोक बंधु जैसा कोई हॉस्पिटल बनाए हो, 1090 जैसी कोई सुविधा दी हो, यूपी 100 जैसी कोई सुविधा दी हो, आलमबाग बस स्टैंड जैसा कोई भी बस स्टैंड पूरे उत्तर प्रदेश में बनाए हो, तो ये लोग वोट मांग सकते हैं। इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, केवल इन्होंने लोगों को गुमराह किया है। और किस नाम पे, किस मुंह लेकर के ये लोग जनता के बीच जा रहे हैं। मुझे तो बहुत एक दिन उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश प्रसाद मौर्य जी के साथ जो हश्र हुआ, दिनेश शर्मा जी के साथ जो हश्र हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ। ब्राह्मणों के साथ क्या हुआ 5 सालों में, मौर्य समाज के साथ क्या हुआ 5 सालों में, सबने देखा है। किसी की कुर्सी फेंक दी गई, किसी को स्टूल पे बैठा दिया गया, और आदरणीय दिनेश शर्मा जी को कुर्सी लेकर के और उस व्यक्ति के सामने कुर्सी इधर से उधर करना पड़ा जिस मुख्यमंत्री जी का समाज आज पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समुदाय को गाली दे रहा है। गाली केवल इस बात के लिए दे रहा है कि ब्राह्मण आज कैसी जातिगत बातें कर रहे हो। नहीं ब्रजेश जी, यही सच है। आज ब्राह्मण अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है, पर ब्राह्मण अपने सुरक्षा की लड़ाई लड़ा है। तो आज मुख्यमंत्री के जात विशेष लोगों के द्वारा, जगह जगह अपराधियों के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के संगठित लोगों के द्वारा आज ब्राह्मण समुदाय को गालियां दी जा रही है। मिश्रा भी हैं, आप रुकिएगा, मैं डॉक्टर उमाशंकर पांडे को जोड़ता हूं। उमाशंकर जी, शुक्रिया आपका। चौथे चरण में रायबरेली भी है, कांग्रेस के लिए क्या संभावना देख रहे हैं, या फिर संघर्ष अभी जारी रहेगा? नहीं, जनता जिसके साथ है ब्रजेश जी, उसका संघर्ष समाप्त होने के कगार पर है, क्योंकि जनता ने समझा है कि उत्तर प्रदेश की बेटी, उत्तर प्रदेश की बहन प्रियंका गांधी जी ने उनके सुख दुख में साथ दिया है। तो आपको क्या लगता है कि आधी आबादी और जो महिलाएं हैं, क्या वो प्रियंका गांधी जी का साथ नहीं दे रही हैं? पिछले 3 चरण में दिया है और चौथे चरण में भी देंगी और अंतिम चरण तक देंगी। आप देखते रहिए। मैंने कब कहा कि वोट नहीं देंगी? मैं बोला जी, मैं कहाँ बोला कि वोट नहीं दे रही हैं? हाँ, ये आपके अपने मन की कल्पना अब आप समझिए और गुर्रा रहे हो मेरे ऊपर। नहीं, अरे हेमंत जी से कहो जो कहना हो। नहीं ब्रजेश जी, देखिए क्या है कि एक तरफ तो प्रियंका गांधी जी हैं जो कह रही हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी हैं जो कह रहे हैं बेटी पटाओ। आप देखिए कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है।
अब पता नहीं, देखिए हीरो वाजपेयी जी बड़े सुधी प्रवक्ता हैं, पता नहीं 12वीं के बाद इंटर इन्होंने किया कि नहीं किया, लेकिन मैं जो समझता हूं सुधी प्रवक्ता वो बताएंगे कि आपने इसी लखनऊ में विवेक तिवारी की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, रायबरेली में 5 ब्राह्मणों को जिंदा जला दिया गया। योगी जी कहां थे जब कोरोना का काल आया? ब्रजेश पाठक चिल्ला रहे थे, आपने उनका विधानसभा क्षेत्र बदल दिया। स्वाति सिंह को आपने इस लायक ही नहीं समझा कि वो लड़ पाए चुनाव। और इसी कोरोना काल में देखिए मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं मानसिकता की बात कर रहा हूं। आप इंटरमीडिएट किए होंगे पक्का, मैं बता रहा हूं। योगी जी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए और अब क्या कह रहे हैं, मैं छत्री हूं, मुझे छत्री होने पर गर्व है। यानी कि वो सन्यासी होने के कारण पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए थे, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैं छत्री हूं, मुझे छत्री होने पर गर्व है। क्या एतराज अगर वो ये कहते हैं कि हाँ मुझे क्षत्रिय होने पर गर्व है, तो आपको एतराज किस बात पे? एतराज नहीं है, बिल्कुल गर्व वो करें, मैं उस पे एतराज नहीं है। या तो वो सन्यासी हैं जिसके कारण वो अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं गए, या तो वो छत्री हैं जिसके कारण वो सत्ता का सुख भोगना चाहते हैं। दोनों में एक बात हो सकती है। और मैं बताऊं, ब्राह्मण हो गया, दलित हो गया, इसके अलावा कुछ मुद्दों की बात कर लो, जातियों के अलावा, मतलब मुद्दे क्या है इस क्षेत्र में, समस्याएं क्या हैं, हम लोग को इस पे डिस्कस करना चाहिए। बस एक क्या लास्ट ये बात, ब्राह्मण ठाकुर लगा रखा है? नहीं, मानसिकता की बात कर रहा हूं। देखिए दूसरा, महाभारत काल में कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, कौरव नाश हो गया था पूरे वंश का। अब देखिए इन्होंने इसी चरण में लखीमपुर है जहां पर इन्होंने एक बहन का वस्त्र हरण करने की कोशिश की, थार खरीद के लाए, किसानों को रौदने का काम किया। तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में वापसी कर पाएगी? ना तो महिलाएं एहसान फरामोश हैं, ना किसान एहसान फरामोश है, ना युवा यहां का बुद्धिविहीन है। 100 में से 68 युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। ब्रजेश जी, एहसान फरामोश से आपका तात्पर्य? प्रियंका गांधी जी महिलाओं के साथ एहसान फरामोशी होगी अगर किसानों के साथ प्रियंका गांधी जी ने उनकी लड़ाई लड़ी है। युवाओं के लिए भर्ती विधान निकालकर युवाओं के लिए प्रियंका जी ने भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया है। एहसान फरामोशी वाली बात गलत है। चलिए हटा देते हैं, वो हटा देते हैं, क्योंकि मैंने भी 12 के बाद इंटर मैंने भी नहीं किया है, तो मैं हटा देता हूं। अब देखिए ब्रजेश जी, एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कहा, कंक्लूड कीजिए। लास्ट बात मैं कह रहा हूं। देखिए कांग्रेस ने लखनऊ में एक पीजीआई बनाया 86 में, उसके बाद दूसरा पीजीआई नहीं बनाया, दूसरा पीजीआई इन लोगों ने नहीं बनाया। गन्ना संस्थान से लेके चीनी मिले हम लोगों ने इस क्षेत्र में लगाया जो तराई बेल्ट है। इसके अलावा विश्वविद्यालय हमने बनाए, हमने इंडस्ट्रीज लगाए, आप देख लीजिए HAL लखनऊ में है, NTPC है। थैंक यू। ये हमने ये सब चीजें की। SBSP के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, ये भी गठबंधन का हिस्सा है। पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका। चुनाव अब आप लोगों के क्षेत्र की तरफ बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव संडीले में है। आपसे जानना चाहता हूं कि गठबंधन के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि हीरो वाजपेयी के दावे वो वहां तो आप कहीं नहीं टिकते दिख रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, हीरो वाजपेयी के जो दावे हैं उसके लिए अदम गोडनवी की 2 लाइनें हैं, उसी को मैं सुनाऊंगा इनको, और इनको उस बात से सीखना भी चाहिए कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो ये अगर प्रथम चरण से आप देखें, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में, तो इनका तंबू जो है हवा में उड़ चुका है, बिस्तरा गोल हो चुका है, इनकी खटिया खड़ी हो चुकी है, चूंकि इनके पीछे छड़ी है। और बात करते हैं चौथे चरण की, तो चौथे चरण में हमारे 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि सीतापुर से मिश्रिक से और संडीला हरदोई से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए अभी तक तीसरे चरण में क्या हुआ है इनको अगर नहीं पता तो मैंने वो 2 लाइनों में अपनी बात बता दी। अगर आप चौथे, पांचवें, छठे और 7वें की बात करते हैं, तो जो अभी PSPL के हमारे भाई कह रहे थे कि अब कल वाला जो चुनाव है चौथे चरण का, यहाँ तक आते आते हम लोग बहुमत के आंकड़े को छूने जा रहे हैं। ये पूरा मैं बता रहा हूँ आपको, नजदीक पहुंच गए हैं। और 5वें, 6ठे और 7वें चरण में यहाँ पहुंचे तो हमारा गढ़ माना जाता है, जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस समय, चाहे बलिया हो, चाहे मऊ हो, घोसी हो, बनारस हो, अंबेडकर नगर हो, बस्ती हो, देवरिया हो,
यहाँ तक पहुंचने दीजिए, ये इनको खुद ही पता लग जाएगा कि ये कहाँ पे जाएंगे। और आप मैं ओवर बहुत बड़ी कॉन्फिडेंट बात आपको एक बता तो रहा नहीं हूँ है जी, आप ओवर कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि इनके मंत्रीगण जो हैं, जो कुछ तो चले ही आए थे हमारे पास, हमारे गठबंधन में, वो हमारे हो गए, और जो बचे इनके मंत्री हैं वो अपने तीसरे नंबर और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे शिवपुर से अनिल राजभर हो, वो भी तीसरे और चौथे नंबर की फाइट कर रहे हैं, चाहे इनके बलिया के तिवारी जी हो, वो भी तीसरे और चौथे की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष। मैं हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और पिछले 30 से ज़्यादा सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी देख रहे हैं। हेमंत जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं चौथे चरण का विश्लेषण आपसे कराना चाहता हूँ। देखिए, चौथा चरण वाकई भारतीय जनता पार्टी को सुकून देने वाला है तमाम कारणों से। तराई से लेकर के, तराई मैं बार बार थोड़ा जोर देके कहूँगा, तराई से लेकर के बुंदेलखंड का जो बाकी हिस्सा है बचा, मतलब 2 जिले, और भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है कि चुनाव प्रारंभ होने के पहले से ही स्ट्रेटेजिकली इस बात का इल्हाम था कि यहीं से चीज़ें सुधरेगी, क्योंकि हम तुलनात्मक दृष्टि से बात नहीं कर सकते कि 2017 में तो स्वीप थी, एक तरफा मामला था और करीब करीब दिख रहा था। इस बार पहला चरण और दूसरे चरण का आधा हिस्सा यहाँ तो अंदाज़ा लग रहा था, लेकिन जो फीडबैक मिल रहा है, जिस तरीके की बातें लोग कह रहे हैं और जो माहौल बना है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य सुनिश्चित रूप से इसी बात पर निर्भर होगा। ये चौथे चरण के बारे में आप कह रहे हैं? मैं चौथे चरण पा रहा हूँ, अब चौथे चरण की कहानी शुरू होती है जी। देखिए, चौथा चरण आज से नहीं, मुझे लगता है कि इसके कुछ जिले ऐसे हैं जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र में गिने जाते रहे हैं। हालांकि एक इलेक्शन आप छोड़ दीजिए 2012 का, जब समाजवादी पार्टी को लखनऊ शहर में 3-3 सीटें मिली थी और एक बड़ा गढ़ जो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रवेश के साथ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता था लखनऊ, वहाँ एक मजबूत टेंट लगा था शहर की 3 सीटों पर। देहात की सीटों पर अभी भी समाजवादी पार्टी की बड़ी लड़ाई है, शहरी सीटों पर भाजपा का अपहरण है। ये सामान्य दृष्टि से देखा जा रहा है, चूँकि विधिवत हम उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। हाँ, एक बात ज़रूर आप देखिएगा कि चौथे चरण के बाद, चौथे चरण से मेरा मतलब एक बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ जो देखने को मिल रही है जी, हमारे कई मित्र गए, मैं भी एक राउंड हो आया। जिस टेनी कांड की इतनी जिक्र पूरे देश में हो रही है, इस चीज़ को नोट करिएगा, जिस टेनी कांड को लेकर के इतना बवाल हुआ, वास्तव में विभत्सम कांड था। लोकतंत्र में इस तरह के अपराध, इस तरह की घटना अपेक्षित नहीं होती है और भारतीय जनता पार्टी को बड़ा शर्मसार होना पड़ा था, वस्तुस्थिति यह है। लेकिन जो लोग बता रहे हैं कि पीलीभीत को छोड़ दे, पीलीभीत में बराबर की टक्कर देखी जा रही है और 1-2 सीटों पर बसपा भी वहाँ बढ़िया चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब आप लखीमपुर खीरी आते हैं, सीतापुर में भी अच्छी खासी टक्कर जो बाइपोलर पूरे प्रदेश में दिख रहा, वो वहाँ भी दिख रही है। इवन इनकी जो पार्टी है, इनका कैंडिडेट भी मिश्रिक और संडीला दोनों जगह अच्छी फाइट में है, जो पीयूष मिश्रा बैठे हैं। पर लखीमपुर का जो समीकरण दिख रहा है, वहाँ का जो प्रथम दृष्टया आकलन आ रहा है, वो बड़ा आश्चर्यजनक है कि टेनी कांड का वहाँ कोई विशद प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और टेनी और उनके लड़के ने जो भी भाजपा की टॉप लीडरशिप के निर्देश होंगे, उन्होंने अपने आप को नज़रबंद जैसा कर लिया है, कोई ऑफिशियली नहीं लेकिन खुद को नज़रबंद कर लिया है, बहुत एक्टिव नहीं है, लेकिन उसका फ़र्क ज़्यादा नहीं है। ये बड़ी सोचने वाली बात है जी। और उधर बुंदेलखंड के ज़िलों की स्थिति आप समझते हैं, वहाँ एक ज़माना था बसपा का, उसके बाद हालात बसपा और समाजवादी पार्टी की टक्कर होती थी जी। ट्रायंगुलर वहाँ भी देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी मुख्य लड़ाई भाजपा और एक समाजवादी पार्टी में है। एक मेरा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में जी। क्या आप मानते हैं कि बाइपोलर होगा इस बार, या फिर ये चुनाव मल्टी कार्नर है, या फिर एक तरफा है?
देखिए, प्रथम दृष्टया पूरी दुनिया देख रही है, सारा हिंदुस्तान देख रहा है, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बाइपोलर है। अगर बहुजन समाज पार्टी ने साल 2 साल पहले थोड़ी सी ज़मीन पे मेहनत की होती तो इलेक्शन का परिदृश्य बदल जाता। लेकिन एक जो विद इन अपोजिशन टॉप पे रहने का जो परसेप्शन था वो अखिलेश यादव के पक्ष में गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बीएसपी की भूमिका बड़ी विशद आप देखेंगे। जैसे 3 बड़े मंत्री ओबीसी के भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ चले गए थे, तीनों की सीट पे आप एक निगाह डालिए और तीनों बसपा से निकले हुए थे। बहुजन समाज पार्टी में अधिकांश राजनीति उनकी, और तीनों के तीनों ट्रायंगुलर फाइट में पड़े हैं। ज्यादातर स्थानों पर जहां बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, ये तीनों स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और पहले चरण में नकुल। अरे बीएसपी से कौन नहीं आया, पूरी अपना दल बीएसपी से बनी है। ओम प्रकाश राजभर भी बीएसपी में ही थे। बीएसपी तो स्कूल हो गई है पॉलिटिकल यूपी में। हाँ, लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट दे के मायावती भेज दे रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। धर्मवीर जी को ओबीसी पॉलिटिक्स के अधिकांश चेहरे हेमंत जी बीएसपी से ही निकले हैं। बात निश्चित रूप से सब निकले हैं। ओम प्रकाश राजभर, सोनेलाल पटेल से लेकर सब तो बीएसपी में ही थे जी। ये सब तो बीएसपी में ही है। निश्चित रूप से, और बीएसपी में बड़ी भूमिका में थे जी, ये अच्छी भूमिका में रह चुके हैं। लेकिन एक आखिरी बात कहूंगा ब्रजेश जी, ईमानदारी से बहुत दिनों बाद पिछले 3 दशक में पहली बार स्पष्ट रूप से, चाहे गठबंधन से ही सही, लेकिन बाइपोलर इलेक्शन दिख रहा और लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। मुझे नहीं लगता है कि कोई यह कह आसान किसी के लिए है कि कौन जीत सकता है, कौन जीता। हाँ, एक बात जरूर स्पष्ट करूंगा, अभी तक जो चुनाव हुआ है उसमें गठबंधन को लाभ है। ओके, मैं वीरेंद्र जी को आमंत्रित करता हूं। चौथे चरण के कई जिलों का दौरा इन्होंने किया है और अब फिर 5वें चरण के लिए भी अभी निकलने वाले हैं। वीरेंद्र जी, आपका अनुमान, एनालिसिस चौथे चरण के लिए क्या है? कौन से मुद्दे हैं, कौन से बड़े नेता हैं, क्या कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्या इशूज चल रहे हैं, और चौथा चरण कितना निर्णायक है? देखिए, ये चरण ऐसा है जिसमें दंगा और पलायन ये बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो राजधानी लखनऊ भी इसमें शामिल है। लखनऊ से जुड़े हुए जो आसपास के इलाके हैं, ज़्यादातर इसमें अगर मतदाता आप देखेंगे तो नौकरी पेशा वाले लोग हैं। लोग शांति से जीवन चाहते हैं, सुविधाएं चाहते हैं। इस तरह के माहौल चौथे चरण में उत्तर प्रदेश में है। अब जो मुद्दा रहता है बेरोजगारी का, कानून व्यवस्था का, दवाई पानी का, अस्पताल का, स्कूल का, ये हमेशा हर सरकार में रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि मतदान हमेशा बड़े शहरों में कम होता है। लखनऊ का भी यही रिकॉर्ड है कि ये मतदान में फिसड्डी रहते हैं, विचार में और राय बनाने में, राय देने में आगे रहते हैं। तो लखनऊ में छुट्टी मिलेगी लोगों को तो शायद वो उसको आराम में गुजार दें। यहाँ छोला भटूरा खाकर बॉडी बनाने वाले लोग ज़्यादा हैं और वो इसी तरह की लफाजी करते रहते हैं। गांव में तो नेता कहते बड़ी भीड़ आ गई, लेकिन वहाँ तो आधी भीड़ तो हेलीकॉप्टर देखने आती है। अब उससे आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि कौन पार्टी जीत रही है? हम ये कैसे कहते हैं कि किस पार्टी को लाभ है और किस पार्टी को लाभ कम हो रहा है? कोई दवाई नहीं है एलोपैथिक की कि खाए तो बुखार उतरा, नहीं तो दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। तो ये तो देखिए, लोकतंत्र में श्योर शॉर्ट इलाज करना होगा। जिसको दीजिए बहुमत, दीजिए सरकार बने तो बहुमत की बने। चौथा चरण इसलिए याद रखा जाएगा कि इस चरण में लड़ाई के साथ साथ विधायक का जो चेहरा है कैंडिडेट का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कैंडिडेट के चयन को लेकर काफ़ी जूझना पड़ा। मैं फिर कहूँगा कि समाजवादी पार्टी अपेक्षित कैंडिडेट कई जगह पर वो नहीं दे पाई है, और उसके इस चरण में अगर कमज़ोर होने के पीछे कोई कारण बनेगा तो यही बनेगा। बीजेपी यहाँ से बम्पर जीतती रही है, और बीजेपी में जिस तरह से नाम है और उनके नेता लगते हैं, कभी प्रधानमंत्री, कभी गृह मंत्री, कभी केंद्रीय मंत्री, कभी मुख्यमंत्री, और कई सारे कैबिनेट मंत्री, ब्रजेश पाठक, महेंद्र सिंह, दिनेश शर्मा, तमाम इतने बड़े बड़े नाम लखनऊ में है, स्वतंत्र देव, तमाम सारे लोग यहीं रहते हैं जी।
मायावती भी वोट डालेंगी, सतीश चंद्र मिश्रा वोट डालेंगे, राजनाथ सिंह वोट डालेंगे कल। तो राजधानी लखनऊ से एक तय होगा कि उत्तर प्रदेश में सरकार का क्या स्थिति बनने वाली है, क्या विजन। वैसे हम लोग ये सोचते थे कि पहला दूसरा जो चरण होगा और तीसरा चरण आते आते स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार कौन बना रहा है, लेकिन ऐसा समीकरण और जातियों के गणित में उलझा है मामला कि अभी आपको 7 चरण तक इंतजार करना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश के मतदाता 5 साल इंतजार करते हैं जी। उनको तय करना होगा कि वो कैसा विधायक चुनने जा रहे हैं, कैसी सरकार चुनने जा रहे हैं। ऐसा विधायक चुनिएगा जो 5 साल जनता के लिए कुछ करे, जो खाली वोट लेकर किनारे ना हो जाए। आप प्रदेश की जनता अगर जातिवाद के आधार पर बह जाएगी तो फिर उसे 5 साल पछताना पड़ेगा। जो लोग जात के आधार पर वोट देते हैं, जो लोग प्रलोभन से वोट देते हैं, पैसे से और दूसरी चीज़ों से, वो बाद में सवाल नहीं कर सकते। विकास के लिए वो नेता को बाध्य नहीं कर सकते। देखिए ब्रजेश जी, इस चरण में आप एक चीज़ से इनकार नहीं कर सकते कि हिंदू मुस्लिम एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये नौकरी चाकरी वाले ये बाहर नहीं निकलते लेकिन चर्चा बहुत करते हैं। सचिवालय है, तमाम सरकारी कार्यालय है, तमाम प्राइवेट संस्थान हैं, ये सब कहते हैं भाई वेतन भोगी लोग हैं, ये खाना पीना पा रहे हैं, पेट भरा है, इनको हिंदू मुस्लिम से परेशानी है। ये चरण में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसी का लाभ बीजेपी लेती है। आप देखिए कि इसीलिए शहरी सीटों पर बीजेपी ज़्यादा हावी रहती है। लेकिन ये 60 सीटों का मामला है। ये 60 सीटें चौथे चरण की उत्तर प्रदेश में बड़ी निर्णायक हैं। जो समाजवादी पार्टी कहती है हम शतक लगा चुके हैं, अखिलेश यादव कहते हैं। बीजेपी अभी शतक का दावा नहीं कर रही है, लेकिन वो कह रही सरकार हम ही बनाएंगे। और ये दोनों बातें ऐसी हैं कि ना तो इसको आप जुमलेबाजी मान सकते हैं, ना धोखा मान सकते हैं, ना फरेब मान सकते हैं। इसको मतदाता का मूड मान सकते हैं जो सबको अंधेरे में रखे है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वोट किस करवट बैठेगा। मतदाता अंधेरे में रखे हैं? नहीं, मतदाता शोर नहीं मचाता ना। ओके। जिस तरह से नेता मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, मतदाता चुपचाप है, इसलिए आकलन नहीं हो पा रहा है लोगों का। मायावती ने कितनी सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं उत्तर प्रदेश का ये चरण या जितने चरण होंगे, आप सीधा मुकाबला तो बात कर सकते हैं, लेकिन त्रिकोणीय से इनकार नहीं कर सकते। और कांग्रेस का खाली यहाँ पर घास छोलने के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस, मैं कब ऐसा बोला वीरेंद्र? एक ऐसी जमीन तैयार कर रही घास छीलकर जिस पर सरपट दौड़ सके, उसका हेलीकॉप्टर उतर सके और उसके भविष्य की पिच वो तो बना रही है जी। वो 22 के लिए लड़ रही हो ना लड़ रही हो, लेकिन वो 24 के लिए लड़ रही है। त्रिकोणीय मुकाबले से आप इनकार नहीं कर सकते, जहां भाजपा है, सपा है और बसपा है। और मायावती के लिए ये चुनाव बड़ा इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट अखिलेश के लिए भी है जी, कि सरकार बनाने पर ही सब कुछ निर्भर है। ऐसे नहीं है कि इस बार नहीं तो अगली बार देखा जाएगा। अगली बार गंगा में बहुत पानी बह जाएगा, गोमती में, यहाँ गंगा गोमती और उधर प्रयाग संगम तक पहुँचते पहुँचते वोट इधर का उधर चला जाएगा। कांग्रेस बहुत बड़ा खतरा है क्षेत्रीय दलों के लिए, वोट उधर ट्रांसफर हो जाएगा, पछताना पड़ेगा, हाथ नहीं आएंगी चीजें। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस चुनाव में वो कुछ कमाल दिखाए। आप तो डॉक्टर की तरह बीमारी का पर्चा बना दिए वीरेंद्र जी। देखिए, एक साहित्यकार ने लिखा है चुनाव हर 5 साल पे होता है, होना चाहिए, लेकिन हम आप बहुत बार देखते हैं। आपने कहा कि बीएसपी से बड़े बड़े नेता आए, बात सही है। बाबू सिंह कुशवाहा हैं, नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, दद्दू प्रसाद हैं, गंगाराम अंबेडकर हैं, तमाम सारे ऐसे नाम हैं, इंद्रजीत सरोज हैं, आज लालजी वर्मा हैं, रामअचल राजभर हैं, ओम प्रकाश, सब आप जो देख रहे हैं। अभी तो ये चौथा चरण ब्रजेश जी, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो ये सब और जो गठबंधन के दल हैं उनकी और परीक्षा होगी। बहरहाल चेहरे उसी तरह के नजर आते हैं, कोई कभी भाजपा के साथ है, कोई सपा के साथ है, कोई माँ किसी के साथ है, बेटी किसी के साथ है, तो तमाम सारे रंग हैं इन चुनावों के। इसका आनंद लीजिएगा कि रिश्ते वही हैं, अदाकार नए हैं।
जज्बात वही हैं, जवाबदार नए हैं, मंच वही है, कलाकार नए हैं, और जिंदगी वही है, किरदार नए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात और तथ्य प्रस्तुत करने के लिए। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि चौथे चरण के रण में कौन सा दल जनता के इम्तिहान में पास होगा। तो प्रभव यादव लिखते हैं कि जिस दल ने जनता के पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी की होगी वही पास होगा। तो सर्वेश पांडे लिखते हैं कि जो विकास करेगा वही देश पर राज करेगा। और आशा सिंह लिखती हैं कि लोकतांत्रिक दल वो हैं जो जनता के लिए कल्याणकारी हों। मैं हीरो वाजपेयी का रुख करूंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। विपक्ष के दावे और आपके तर्क दोनों में भारी अंतर है, हीरो वाजपेयी जी। बीरेन जी कह रहे थे कि कांग्रेस 24 की तैयारी कर रही है, 22 में गंभीर नहीं है। वो बात पहले से दिख रही है कि कांग्रेस 33 साल से उत्तर प्रदेश में अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। और बीएसपी के प्रवक्ता, मुझे नहीं पता वहां कौन सा कैडर होता है प्रवक्ता चुनने के लिए जिससे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चुने गए, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको भी अपनी अस्तित्व का पता है और वो जान रहे हैं कि वो कहां पर स्थित हैं। और सपा में जो बहुत हाल चल रहा है, और यहां तक कि अखिलेश जी ने अपने प्रवक्ताओं को बंद कर दिया कि वो नहीं आएंगे चैनलों पर, मुंह नहीं दिखाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा चैनल पे आने से नुकसान होने वाला था सपा का। लेकिन सपा का जो मूल चरित्र है वो सामने आ जाता है, इसलिए उन्होंने मना किया। और अपने वोटिंग कार्ड को संभाल के रखा है और संविधान में मिले हुए वोट और जो दुर्दशा शिवपाल यादव जी की थी, मुझे नहीं लगता बसपा के प्रवक्ता को इतना लंबा चौड़ा बयान देना चाहिए था, एक लाइन में एक सीट पे बता देना चाहिए था। तो जो विपक्ष का हाल है वो अखिलेश, वो आप ब्रजेश जी एकदम देखिए सामने है। कहने को दावे बड़े बड़े हैं पर असलियत क्या है? असलियत यह है कि सिर्फ अरविंद रुक जाइए, और एक एक करके बोलिएगा, अपनी अपनी बारी बोलिएगा, रुक जाइए। मदद नहीं कर रहा है तो तब होती है ना, नहीं, सिर्फ हीरो वाजपेयी बोलेंगे, बाकी लोग की आवाज बंद करिए। सामने आएंगी, एक एक करके बोलिए, 1 बाय 1। हीरो वाजपेयी कंप्लीट करिए। नो अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी साल पहले भी इंटरप्शन बंद कीजिए, इंटरप्शन बंद कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। किसी पार्टी का कोई एजेंडा है सामने, ना कोई पार्टी का नेतृत्व ये कहने को तैयार है कि हम हैं आगे, हमारा क्या एजेंडा है ये भी बताने को कोई तैयार नहीं है, सिवाय एक बात के कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, मुझे वोट दीजिए। और मुझे लगता है जनता के पास ये कहकर, जिस पार्टी ने 5 साल काम किया और जनता के दरवाजे पे जा रही है, मुझे लगता है जनता जनार्दन है और हम जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। बाकी दल केवल एक बात की डिमांड करते जाके कि आप बीजेपी को वोट मत करिए, लेकिन उनके पास खुद का कोई एजेंडा नहीं है। परिवार का एक चेहरा अखिलेश है, मायावती एक चेहरा है, प्रियंका गांधी एक चेहरा है, बहुत शुक्रिया। हमारे पास एक नेतृत्व का बहुत बड़ा वो है, और योगी आदित्यनाथ जैसा एक खरा परखा जांचा। थैंक यू। अरविंद रुक जाओ, अरविंद रुक जाओ। कोई आंच 5 साल में नहीं आई, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। ओके, थैंक यू। परिवारवाद का धर्मवीर जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? बीच में क्यों बोल रहे थे, क्या बात है बताइए। थैंक यू हीरो वाजपेयी जी, शुक्रिया। आप तसल्ली से दूसरों की बात सुनिए। थैंक यू वाजपेयी जी, शुक्रिया। यस धर्मवीर जी, गो अहेड। ब्रजेश जी, 3 चरणों के चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। जनता इनसे लड़ रही है, इनके कुशासन को खत्म कर रही है, और ये जो ठगबंधन उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इनको भी कहीं रास्ता नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने जो कहा था वो किया, किसानों की आय को दुगना किया। आप लखनऊ में लखनऊ का जो डेवलपमेंट किया, फिर धर्मवीर बोलेंगे, वो किसी से छुपा नहीं है। वर्ल्ड स्तर का डेवलपमेंट लखनऊ को किया। आज हम रोजगार दिया, किसान नौजवानों को रोजगार दिया, गरीबों को 2 कमरे के मकान बना के दिए, एक्सप्रेस वे बनाए, मेडिकल कॉलेज बनाए, 23 नए जिले बनाए, 23 नए मुख्यालय बनाए, 23 नए जो है हमने जुडिशरी के केंद्र बनाए। तो ये जो डेवलपमेंट का मॉडल उत्तर प्रदेश में बहन जी के शासन में हुआ था, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, बहन जी ने लॉ एंड ऑर्डर कैसा लागू किया था, थैंक यू जी, ये पूरा संसार जानता है। थैंक यू। आयरन लेडी के नाम से बहन जी मशहूर है। शुक्रिया, धन्यवाद। सब बातों को लेकर के ये जनता बीएसपी को चुनेगी। थैंक यू। बहुजन समाज पार्टी को। अरविंद यादव, गो अहेड। क्या प्रॉब्लम थी भाई, आप बीच में क्यों बोल रहे थे अरविंद? मुझे तो वो इस बात के सुन के बड़ा आश्चर्य हो रहा था।
आज बहुजन समाज पार्टी का, ओवैसी साहब का और ABCD टीम, कौन कौन टीम है जो सपा गठबंधन को हराने के लिए उनके टिकट भाजपा के दफ्तर से तय हो रहे हैं कि कौन सपा प्रसपा गठबंधन को, कौन सुभाषपा के प्रत्याशी को हराएगा। बसपा के टिकट बीच में नहीं, भाजपा के दफ्तर से तय हो रही है और भाजपा केवल इसीलिए बैठी है। ओनली अरविंद यादव निश्चिंत इसलिए बैठी है, ओनली अरविंद यादव समझ रही है कि हमारे गोद में तो मायावती जी हैं ही, बसपा हमारे गोद में है, जैसे चाहेंगे चुनाव के बाद वैसे उपयोग करेंगे। लेकिन उस उत्तर प्रदेश की जनता भोली भाली जरूर है, लेकिन इसको बेवकूफ ना समझिए। चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या शीर्ष नेतृत्व हो, आप नमक देके और नमक हरामी की बात करते हो। आप उनको लाभार्थी के जगह पे लोभी और लालची बताते हो। यहाँ की जनता नमक और 5 किलो राशन पे नहीं बिकने वाली है कि आप उनको ऐसी बातें करेंगे। मैं तो कहता हूं थैंक यू, जो विकास शुक्रिया पिछले 5 सालों में हुआ, ब्रजेश जी थोड़ा सा बस 5 सेकंड का समय दूंगा जी। भारतीय जनता पार्टी अगर विकास की होती तो इनको आतंकवाद जैसे मुद्दे पे नहीं आना पड़ता। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इनको विकास पे लड़ते, डॉक्टर उमाशंकर पांडे पे लड़ते, थैंक यू, और कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद, 90, बहुत धन्यवाद, और कानून बहुत धन्यवाद, थैंक यू। उमाशंकर पांडे जी, क्या तो ये हीरो वाजपेयी कमेंट कर रहे थे, मतलब ये क्या बोल गए आपके लिए? डर देखिए, ऐसे नहीं बोलना था। डर किसी ना किसी तरीके से ब्रजेश जी निकलेगा। किसका? भाजपा का और भी तमाम लोगों का। आज देखिए आप देखिए कल अमित शाह जी ने क्या बोला, बसपा के लिए बैटिंग कर रहे थे अमित शाह। आपने देखा मन से, ये क्या कह रहे हैं कि मुसलमान बसपा को वोट दे रहा है और बसपा भी लड़ रही है। ये अमित शाह अपने मन से भाषण दे रहे थे। आप समझिए क्यों, क्या बसपा को मुसलमान वोट नहीं दे सकता? नहीं, आप समझिए अमित शाह जी ऐसा कह रहे हैं। ये सच है बहन जी, 5 साल से चाहे वो हाथरस में दलितों पर अत्याचार हो रहे थे, आजमगढ़ में दलित प्रधान मारा जा रहा था, उम्भा में आदिवासी मारे जा रहे थे। ये सच है, ये सच है। मायावती जी डर के मारे बाहर नहीं निकली, लेकिन अमित शाह को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ी, ये महत्वपूर्ण है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जा रही है, कांग्रेस की सरकार प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में आ रही है। ये कुछ ज्यादा हो गया? ज्यादा नहीं है, यही हकीकत मैं फिर कह रहा हूं। ये हेमंत जी क्यों हंस लिए? देखिए क्या है, सुन लीजिए ब्रजेश जी, हेमंत जी क्यों? मीडिया का एक बड़ा वर्ग है जो ये बताना चाह रहा है लड़ाई बाईपोलर है। असल में लड़ाई एक तरफा है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। पूरे प्रदेश की महिलाएं। उमाशंकर जी, मैंने आपको पर्याप्त समय दिया और कोई किसी के बारे में ना बोले। मैं अनुरोध करता हूं, डिबेट अपना अच्छी से करेंगे, सबकी अपनी अपनी बात आएगी। पीयूष मिश्रा, ये क्या तो बात कह रहे थे हीरो वाजपेयी, अभी काफी गंभीर कटाक्ष किया इन्होंने। देखिए, अगर भाजपा की बात करें ब्रजेश जी, तो भाजपा के पास मुद्दे कुछ नहीं है। इनको केवल हिंदू मुसलमान, शमशान पाकिस्तान, कब्रिस्तान, इनके अलावा हिजाब, नमाज, यही सब दिखता है। देखिए, हमारा जो गठबंधन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जो अखिलेश यादव जी से गठबंधन हुआ है, वो जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री, जनता को जो विकास के मुद्दे हैं उनको कैसे दिया जाए। स्वास्थ्य, जो आपने कोरोना काल में देखा होगा कि भाजपा के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीवी देख रहे थे और केंद्रीय मंत्री मटर छिल रहे थे कोरोना काल में। तो इस व्यवस्था को, स्वास्थ्य की व्यवस्था को कैसे सुधारी जाए। शिक्षा में आपने देखा होगा कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाले खुद लाठी खा के कहां पे हालत हो गई है और कैसी शिक्षा दे रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बात हो गई। तो इन सब बातों को लेकर, रोजगार, 18 पेपर, क्या आपको लगता है कि इन्हीं मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं? क्या इन मुद्दों पर वोट पड़ रहे हैं? नो धर्मवीर जी, बीच में नहीं बोलना है, बीच में नहीं बोलना। राजभर साहब जाता है नेपाल से पकड़ के लाते हैं। आप पीयूष मिश्रा को कमजोर प्रवक्ता मत समझिए। धर्मवीर जी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। पीयूष मिश्रा रुकिए। ओके पीयूष, थैंक यू। धर्मवीर जी, पीयूष मिश्रा को कोई कमजोर प्रवक्ता मत समझो। आप ये धमकाने की चेष्टा मत करो। नहीं, ये कमजोर पार्टी के कमजोर प्रवक्ता है। ये जो है, और भाजपा के कभी इधर कभी उधर, ये बंदर की गिलासी ना, आप ऐसा नहीं बोलते निकल सकते। इनका कोई चाल चरित्र चेहरा नहीं है। ये पहले बीजेपी की घंटी बजा रहे थे, अब ये अखिलेश यादव की घंटी बजा रहे हैं, फिर ये दोबारा से बीजेपी। आप ऐसे नहीं पेश आ सकते ना, ऐसे पेश नहीं आ सकते पीयूष मिश्रा। कभी ये नीला गमछा डालते हैं, कभी ये भगवा गमछा डालते हैं,
इनका तो कोई बने फिर रहे हो, चाल चरित्र चेहरा ही नहीं है। ये मौका परस्त लोग हैं और ऐसे मौका परस्तों को जनता सबक सिखा देगी इस चुनाव में। अपनी पार्टी को संभालो जाके, हाथी नहीं तो पता लगा कहाँ चली। वहां पर एक महिला से आपके पसीने आ रहे हैं और बटोर लेना जाके बाद में झाड़ू लगा के। पहले भी हराया था। क्या हो गया आप लोगों को? अरे पहले हराया था, देखा हूँ। अरे ठीक है, ये क्या गली मोहल्लों की तरह लड़ रहे हो? अरे सम्मानित लोगों, रुक जाओ। पीयूष मिश्रा, थैंक यू। अब सिर्फ हेमंत तिवारी बोलेंगे। पीयूष मिश्रा, अब आप चुप हो जाओ वरना आवाज बंद करूंगा। ये गली मोहल्लों की तरह झगड़ा मत करो, कोई ठेले में सब्जी थोड़ी बिक रही है। ओके हेमंत तिवारी जी, आप मुझे बताइए कि ये चौथे चरण में ये दावे किस तरह के, मतलब मैं सोच रहा था शालीनता से डिबेट होगी, पर देखिए क्या हालत मचा रखी है इन लोगों ने। वैसे धैर्य बर्दाश्त नहीं हो रहा इन लोगों से। मुझे लग रहा औकात अभी मत देखिए, एक पखवाड़ा मात्र बचा है, सब अपनी अपनी औकात देख ले। वो तो अच्छा है कि सब लोग बाहर बाहर बैठते हैं, वरना ये तो मतलब नहीं सबका जोड़ लीजिए। मुझे तो धर्मवीर जी पे बहुत डाउट होता है कई बार। ब्रजेश जी, सबके दावे जोड़ लीजिए तो उत्तर प्रदेश की नई विधानसभा बनानी पड़ेगी और उसमें 1500-1600 सीटें रखनी पड़ेगी। तो कोई 300 से नीचे जीत ही नहीं रहा, सब 300 के ऊपर जीत रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं जो अब तक हुई हैं। मैंने अभी आखिरी बात कही थी कि पहले, दूसरे और तीसरे चरण को अगर आप तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो गठबंधन का जो अखिलेश यादव के नेतृत्व में है उसका अपर हैंड है। दूसरी एक बड़ी बात जो बड़ा सिग्निफिकेंट संकेत है, ध्यान रखिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दावत खाली क्या अखिलेश जी से? ऐसे मत बोलो भाई। अब दावत रखिए, दावत की बात मुझसे मत बताना। दावत हो सकता है, मैं तो इतनी चीज बता दूंगा कि कपड़ा उतर जाए। दावत खाली हमको मत बताया करो जी। क्या हो गया आप लोग? मैं तो बहन जी की बड़ी दावत खा चुका हूँ, धर्मवीर भाई, मैं बड़ी दावत खा चुका हूँ उनकी। इनके उतार ही दीजिए कपड़े। ऐसा नहीं करना तो अच्छी बात है भाई। धर्मवीर जी अच्छे व्यक्ति, बोलिए हेमंत जी। देखिए मैं एक बड़ी बात बता रहा हूं जो अभी आने वाले चरणों में अखिलेश यादव को के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर यह है, हालांकि उन्होंने फिर धर्मवीर कुछ कहेंगे आपको बुरा लगेगा। सुन लीजिए, बड़ी बात का धर्मवीर जी जरूर रिएक्ट करेंगे। देखिए एक जो सिग्निफिकेंट साइन आया है, शिवपाल जी उनको अंदर चुनाव भरवा रहे हैं। अरे भाई एक मिनट बोलने दो, आदेश कर दिया। अरे मैं कोई नेता नहीं हूं, चिल्ला रहे, पता नहीं कहां बैठा देते हैं। ये कहां प्रवक्ता है? उसी स्थिति में लाइए क्या ब्रजेश जी? ऐसे नहीं, सिर्फ हेमंत जी बोलेंगे। इस तरह सिर्फ हेमंत जी। हाँ बोलिए हेमंत जी, आप म्यूट कीजिए। हाँ आप बोलिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। देखिए मुस्लिम वोटर, हम लोग कितने साल से कहते हैं इंटैक्ट वोटिंग, मुस्लिम वोटर बढ़ता रहा है मंडल कमंडल की राजनीति के बाद सपा और बसपा में। लेकिन इस बार मुस्लिम वोटर इंटैक्ट होकर वाकई वोटिंग कर रहा है। नहीं तो बसपा को कहिएगा कि जौनपुर सदर सीट देख लेंगे जहां इन्होंने मोहम्मद सलीम को लड़ाया है, कांग्रेस से नदीम जावेद हैं और यादव सुनते जाओ जी, नहीं है वहां पर। अरे सुन तो जाइए जी, आप बोलते रहो हेमंत जी, आप हमें उनकी आवाज। मुसलमान सपा का था, मुसलमान इन्होंने किया, किस मुसलमान कितना वोट मिलता है और ओवैसी कितना वोट। ओवैसी के लिए जो भीड़ आती थी जौनपुर, आजमगढ़ और बलिया में कुछ दिनों पहले, वो बड़ी ढीली हो गई है। तो मुसलमानों की इंटैक्ट वोटिंग अखिलेश का फायदा तो करेगी, लेकिन लोकल लेवल पर पोलराइजेशन का भी एक कारक बन सकती है, जो आने वाले चरणों में, जो हमको आपको सामान्य तौर पे जो वोकली नहीं दिख रहा है, जो साइलेंटली एक परिवर्तन हो रहा है और जो ट्रेंड देखा जा रहा है, ये 2022 के ये करो या मरो वाले इलेक्शन के नतीजों पर बहुत बड़ा फर्क डालने वाला है। आप देखिएगा। और बीएसपी की बात थी, सुनिए भाई, मैंने पहले ही आपको कहा, देखिए सिर्फ हेमंत जी, हाँ, बीएसपी छोड़ करके भाजपा में आए और भाजपा छोड़ करके सपा में गए जो तीनों बड़े लीडर हैं, मैंने पहले ही कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और पहले चरण में नकुड़ में, सहारनपुर में धर्म सिंह सैनी, इन तीनों के रास्ते में इनके वोट देखिएगा, इनके परिणाम देखिएगा, बसपा के वोट देख लीजिएगा और फाइनली तब इसको एनालाइज करिएगा। बसपा एक नहीं, कम से कम 25 से 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी को डेंट कर रही है 7 चरणों में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब ने अपनी अपनी महत्वपूर्ण राय, मशविरा और बातें तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत की। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।